नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। और इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है दिल्ली से, जहां सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। 15 जून तक पार्टी दफ्तर खाली करने का आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। राउज एवेन्यू कोर्ट को आवंटित जमीन पर है दफ्तर। हाईकोर्ट ने भी दफ्तर खाली करने को कहा है। आपको बता दें कि नए दफ्तर के लिए आवेदन दे सकती है आम आदमी पार्टी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि 15 जून तक पार्टी दफ्तर खाली करने का आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। राउजी एवेन्यू कोर्ट के आवंटित जमीन पर वर्तमान समय में आम आदमी पार्टी का कार्यालय मौजूद है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने भी दफ्तर खाली करने को कहा था। नए दफ्तर के लिए आवेदन दे सकती है आम आदमी पार्टी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो बड़ी जानकारी, राउज एवेन्यू कोर्ट के आवंटित जमीन पर आम आदमी पार्टी का जो कार्यालय है उसे खाली करने को कहा गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से पहले हाई कोर्ट ने भी दफ्तर खाली करने को कहा था। नए दफ्तर के लिए आम आदमी पार्टी आवेदन दे सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश में कहा गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि 15 जून तक पार्टी दफ्तर खाली करने का आदेश दिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट को आवंटित जमीन पर अभी वर्तमान समय में अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी का दफ्तर संचालित है। हाईकोर्ट ने भी दफ्तर खाली करने को कहा था, लेकिन इसके बावजूद दफ्तर नहीं खाली किया गया, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश जारी किया गया है। नए दफ्तर के लिए जल्द ही आवेदन दे सकती है आम आदमी पार्टी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके लिए बाकायदा निर्देश दिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता आयुषी मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आयुषी, क्या कुछ जानकारी है? आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा, दफ्तर खाली करने का निर्देश दिया गया है। जी बिल्कुल दिनकर, इसको एक झटके के तौर पर ही देखा जाएगा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, वो लगातार ईडी के तमाम सम्मन से जूझ रहे हैं। उनके पार्टी के कई बड़े नेता जेल जा चुके हैं, लेकिन अब उस दफ्तर पे ही कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का चाबुक चला है। आपको बता दें, राउज एवेन्यू स्थित आम आदमी पार्टी का एकमात्र दफ्तर दिल्ली की राजधानी में स्थित है, और मैं उसी दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं, मैं आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर मौजूद हूं, और ये वही कार्यालय है जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और 15 जून तक इस कार्यालय को खाली करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि ये जमीन दिल्ली हाई कोर्ट की है। इस जमीन पर कोर्ट रूम्स बनाने के लिए इस जमीन को रखा गया था, और ऐसे में आपने अतिक्रमण किया है, और अगर आपको अपने दफ्तर के लिए जमीन चाहिए तो आप केंद्र के समक्ष अपनी बात रखें और केंद्र से उम्मीद करें कि वो आपको ज़मीन कहाँ दे। लेकिन जिस ज़मीन पर आज के समय में आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, वो ज़मीन दिल्ली सरकार का नहीं है, वो ज़मीन आम आदमी पार्टी का नहीं है, और ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं अतिक्रमण किया हुआ ज़मीन है। तो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन ले, आप 15 जून तक का उनको समय दिया गया है लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, और कहा गया है कि 15 जून तक आम आदमी पार्टी, जिनका एकमात्र कार्यालय दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित है, उसको खाली करवाया जाए। बिल्कुल आयुषी, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से कांग्रेस के नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना पक्ष रखा, और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, लेकिन इनके दफ्तर के लिए जगह कम दी जा रही है, और जो दी जा रही है वो बदरपुर में दी जा रही है। तो इस लिहाज से इन्हें और समय दिया जाए, ऐसा कहा गया। और लोकसभा चुनाव के बाद यानी तकरीबन 3 महीने का समय दिया गया है। अरविंद केजरीवाल को भी लगातार झटके लग रहे हैं। इस झटके से कैसे पार्टी उभरेगी? बिल्कुल दिनकर, आम आदमी पार्टी को लगातार झटके लग रहे हैं, चाहे वो दिल्ली कथित शराब घोटाले केस का झटका हो, या फिर उनके बड़े मंत्री और सांसद जो आज जेल के पीछे हैं उनका झटका हो, या खुद मुख्यमंत्री को सम्मन भेजने तक का। लेकिन अब दफ्तर पर आंच आ गई है, वो दफ्तर जिससे आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से पार्टी को ऑपरेट करती है। यहाँ से सारी चीज़ें तय की जाती है। जितने देश भर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो यहाँ आके मीटिंग करते हैं, और आज इसी दफ्तर को खाली करने का नोटिस आ गया है। 15 जून आखिरी तारीख है, तब तक आम आदमी पार्टी को अपना दूसरा ठिकाना ढूंढ लेना पड़ेगा। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आपको अगर अपने पार्टी कार्यालय के लिए ज़मीन चाहिए तो आप केंद्र के समक्ष जाए,
केंद्र आपको लेकिन बताएगी कि आयुषी, एक कहाँ तरफ आपको जहां जमीन सुप्रीम आवंटित कोर्ट की। कह रहा है कि आप केंद्र के समक्ष जाएं, आप नोटिस दें, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम प्रॉपर दस्तावेज पेश करेंगे। लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ के पास हम दस्तावेज लेकर जाएंगे, हमारे पास इसके लिए हमारे पास पेपर अवेलेबल हैं, इसी जमीन पर हमारा दफ्तर होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए एक सिंबॉलिक यह दफ्तर है। पार्टी कार्यालय की नींव यहीं से रखी गई, यहीं से आगे पार्टी बढ़ी। 8 साल में पार्टी ने कैसे अपने आप को एक्सपैंड किया, सारी चीजें, यादें इस कार्यालय से जुड़ी हुई है। आयुषी जी, दिनकर सही कह रहे हैं आप कि आम आदमी पार्टी की जो नींव है वो यहीं से रखी गई थी, और जो तमाम, अगर पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी से एक राष्ट्रीय पार्टी बनी तो इसी कार्यालय से बनी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट खुद ये कहते हुए नजर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये कोर्ट हाई कोर्ट की ज़मीन है, ये जो ज़मीन है ये हाई कोर्ट की ज़मीन है, तो अब सवाल ये उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट खुद इसको एक अतिक्रमण ठहरा रहा है तो आखिर आप क्या दलील और क्या कागज कोर्ट के सामने पेश कीजिएगा। हालांकि आम आदमी पार्टी, बिल्कुल जिस तरीके से आपने बदरपुर का कहा कि केंद्र सरकार उन्हें बदरपुर में जमीन दे रही है कार्यालय के लिए, जो कि सब जानते हैं कि बदरपुर आउटर दिल्ली में पड़ता है, सेंट्रल दिल्ली से काफी दूर है, और तमाम जितने भी पार्टी कार्यालय हैं अलग अलग पार्टियों की, वो सेंट्रल दिल्ली में स्थापित है। लेकिन अगर बात कर ले आम आदमी पार्टी की, वो भी बिल्कुल सेंट्रल दिल्ली में है, लेकिन अगर ये कार्यालय बदरपुर शिफ्ट हो जाती है तो काफी दूर पड़ेगा, सेंट्रल दिल्ली से काफी दूर है, और इसको लेकर वो भले याचिका अपनी कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं कि उन्हें सेंट्रल दिल्ली में कहाँ जमीन चाहिए और किस तरीके से केंद्र सरकार उन्हें सहयोग करे। लेकिन अगर राउज एवेन्यू स्थित इस जगह की बात कर ले जहाँ पे अभी वर्तमान में पार्टी कार्यालय है, तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपना वर्डिक्ट दिया है कि ये अतिक्रमण किया गया जमीन है, और ये जमीन किसी व्यक्ति और किसी अधिकारी का नहीं, ये जमीन हाई कोर्ट का है, ये जमीन कोर्ट रूम्स बनाने के लिए रखे गए थे, और यहाँ कोर्ट ने कहा है कि यह जमीन राउज एवेन्यू कोर्ट का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। रायगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां जमीन विवाद में गोलीबारी हुई है। आपको बता दें कि आप नेता ने बीजेपी नेता को गोली मार दी है, बीजेपी नेता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आपको बता दें कि रायगढ़ जिले के खरसिया में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रत्याशी रहे अमर अग्रवाल ने बीजेपी नेता पर गोली चला दी, जिसके बाद घायल बीजेपी नेता को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीजेपी नेता का नाम गोपाल गिरी बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक आपसी विवाद के चलते आम आदमी पार्टी के नेता ने बीजेपी नेता गोपाल पर गोली चलाई है, जिसके बाद से ही आरोपी फरार है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आप नेता अमर अग्रवाल का किसी बात को लेकर बीजेपी नेता गोपाल गिरी से विवाद हुआ था। देखते ही देखते दोनों के बीच में विवाद इतना बढ़ा कि अमर अग्रवाल ने गोपाल पर गोली चला दी। गोली की आवाज सुनते ही आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हुए। इससे पहले ही आरोपी फरार हो चुका था। लोगों ने गोली लगने से घायल हुए गोपाल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल आरोपी को पुलिस तलाश रही है। तो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी के नेता ने बीजेपी के नेता को गोली मार दी है। दरअसल गोली लगने के बाद घायल बीजेपी नेता गोपाल गिरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आपसी विवाद को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। मामला जमीन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरुण गुप्ता फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए। अरुण, क्या कुछ पूरा मामला है इस गोलीबारी की घटना में? बीजेपी नेता घायल हो गए, अस्पताल में भर्ती हैं। बिल्कुल, ये छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की पूरी वारदात है, जहां आप नेता जो है तो जमीनी विवाद चल रहा था भाजपा नेता से, जहां उसने ताबड़तोड़ किसी बात को लेकर बात बहस हो रही थी, और इस दरमियान लगातार जो है आम आदमी पार्टी के नेता ने भाजपा के नेता पे लगातार गोली मार दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसको नजदीकी जो है खरसिया के संजय नगर स्थित जो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र होता है वहां पे जो है भर्ती कराया गया है। ये पूरा जो विवाद है ये आपसी विवाद के चलते जो है पार्टी के नेता अमर अग्रवाल नाम है आरोपी नेता का, जो आम आदमी पार्टी से है, बीजेपी जो नेता को गोपाल गिरी को गोली मारी है। और पुलिस ने हालांकि अभी तक ये दावा कर रहा है कि एयरगन से 3 फायर किए थे, जिसमें एक फायर जो है तो गोपाल गिरी को लगी है। जो भाजपा के नेता है वो बुरी तरह से घायल हो गए हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस जो है तो मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। बताया ये भी जा रहा है कि अभी तक जो आम आदमी पार्टी के नेता है, आरोपी नेता, गोली मारने के बाद से मौके से फरार हो गया है।
जी बिल्कुल अरुण, और खबर यह भी है कि यह जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं 2019 के विधानसभा चुनाव में यह आम आदमी पार्टी की टिकट पर खरसिया सीट से चुनाव भी लड़ चुके हैं। यानी एक तरीके से यह जनता की सेवा करने का दंभ भरते थे और आपसी विवाद में सामने वाले नेता को ही गोली मार दिया। बिल्कुल, ये जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं ये जनहित और जनता के हितैषी बताते हैं। 2019 में विधानसभा चुनाव में उतरे थे, जहां इनको हालांकि बीजेपी से जो करारी हार मिली थी, जिसके बाद लगातार ये संपर्क अभियान दिखाने के जनता के बीच में दावा करते नजर आ रहे थे। और जमीनी विवाद में, मामूली सी विवाद में इन्होंने जो है तो ताबड़तोड़ जो है जिस तरीके से भाजपा नेता पे फायरिंग की है, कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था को भी लेकर सवाल उठ रहा किए कि जो है इतना बड़ी वारदात होने के बावजूद भी जो है अभी तक जो आरोपी नेता है वो सामने से जो है भागने में कामयाब हो गया, अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाया। हालांकि पुलिस ने जल्द ही गिरफ्तार होने का दावा जो कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने बड़े जो जनता के हितैषी बनने का दावा कर रहा था, जनता के भला करने के दम भर रहे थे, उसी नेता ने मामूली विवाद में जो है तो गोली मार दी। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि बीजेपी नेता गोपाल गिरी की फिलहाल हालत कैसी है, इलाज जारी है या फिर उनको आगे रेफर किया गया है? अभी तक तो जो है खरासिया के जो है संजय नगर स्थित जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पे दावा है कि भर्ती कराया गया है। अभी उनकी जो हालत है, उनकी गोली निकालने की प्रक्रिया जारी है। हालांकि इस बीच पुलिस भी जो पहुंच गई है और मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है, नेता की तलाश में भी जुट गई है। अभी जो है तो उनकी हालत के बारे में बताया गया कि अभी खतरे से बाहर है। लगातार जो डॉक्टर की टीम है उनकी निगरानी कर रही है, उनकी निगरानी में देखरेख हो रहा है, उनको उपचार लगातार जारी है, ब्लड वगैरह चढ़ाया जा रहा है और उनकी गोली निकालने की भी प्रक्रिया जो है लगातार जारी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां मोहाली के सेक्टर 64 में फायरिंग हुई है। सीपी मॉल के बाहर फायरिंग की घटना हुई और फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां मोहाली के सेक्टर 64 में ताबड़तोड़ फायरिंग में जम्मू के नामचीन अपराधी राजेश डोगरा की मौत हो गई है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक युवक की मौत हुई है जिसके बारे में जानकारी मिल रही है कि यह जम्मू कश्मीर के नामचीन अपराधी इसे बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से इस वक्त की आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां मोहाली के सेक्टर 67 में फायरिंग हुई है। सीपी मॉल के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग देखने को मिली और इस फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई है और युवक के बारे में खबर मिल रही है कि यह जम्मू कश्मीर का नामचीन अपराधी रह चुका है। तो सीपी मॉल के बाहर चंडीगढ़ में फायरिंग हुई है। आपको बता दें, मोहाली के सेक्टर 67 स्थित सीपी मॉल की यह पूरी घटना आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां सीपी मॉल के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई है। वहीं शुरुआती वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की ओर से परिवार को लेकर किए गए निजी हमले का जवाब तेलंगाना की रैली में दिया। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे परिवार को लेकर मुझ पर निशाना साधा गया, लेकिन अब पूरा देश बोल रहा है कि मैं हूं मोदी का परिवार। उन्होंने कहा कि परिवारवादी पार्टियों के चेहरे अलग हो सकते हैं, लेकिन चरित्र एक ही होता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि यह नौजवान, यही देश मेरा परिवार है। देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। देश का हर गरीब मेरा परिवार है। वहीं पीएम के इस बयान के बाद कई मंत्रियों ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर प्रोफाइल बदल डाली। सभी ने अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिख लिया है। आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों में देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर बायो के आगे मोदी का परिवार लिखा। बीडी शर्मा का यह ट्विटर प्रोफाइल आप देख रहे हैं। मोहन यादव, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी अपने ट्विटर बायो में मोदी का परिवार लिखा है। जेपी नड्डा ने भी मोदी का परिवार अपने ट्विटर हैंडल में आगे लिखा है। कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के परिवारवाद वाले तंज के बाद केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने पूरे देश को अपना परिवारवाद कहा है। पीएम मोदी ने एक विजन देकर पूरी धरती को एक परिवार कहा।
एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य का, और उनके नेतृत्व में भारत दुनिया का भविष्य निर्धारित करेगा। लालू यादव के परिवारवाद वाले तंज पर बीजेपी और कांग्रेस के कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है। मोदी जी ने पूरे देश को परिवारजन कहा, हमारे परिवारजनों। मोदी जी ने पूरी पृथ्वी को एक परिवार कहा, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का भविष्य भारत निर्धारित करने का काम करेगा, ब्राइट फ्यूचर निर्धारित करने का काम करेगा। लालू जी के कहने का मतलब है कि जिसको भी परिवार है वो परिवारवाद करे, यही उसके कहने का मकसद है। अरे मोदी जी का परिवार पूरा देश है, समझ गए ना, पूरा देश है। देश के सभी वासियों को, आज से नहीं, आप उनका भाषण सुनिए, पहले से कहते हैं मेरे परिवारजनों, आज से नहीं, आप 6 महीना पहले से भाषण उनका सुनिए नरेंद्र मोदी का, पूरे देशवासियों को कहते हैं मेरे परिवारजनों। आज लालू यादव ने जो किया है उसने परिवारवाद को डिफेंड किया है, वो डिफेंड करने लायक नहीं है। मैं, मेरे बाद मेरा लड़का, मेरा बेटा, मेरी बेटी, ये देश एक्सेप्ट नहीं करेगा। परिवारवाद, भाई भतीजावाद नहीं चलने वाला है। ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो लोग अपने जो महात्मा होते हैं, वो अपने परिवार को छोड़कर, परिवार त्याग कर कर करके समर्पण करते हैं समाज को, अपना समय और देश को। महान महान लोग ऐसा ही किए, वही नरेंद्र मोदी जी ने किया। काश मोदी जी रिएक्ट करते उन 2 नौजवानों की आत्महत्या पर जो हर घंटे इस देश में आत्महत्या करते हैं, उस पे रिएक्शन कभी नहीं आएगा मोदी जी से। किसानों पे कभी रिएक्शन नहीं आएगा मोदी जी, पेपर लीक पे कभी रिएक्शन नहीं आएगा मोदी जी, मणिपुर पे कभी रिएक्शन नहीं आएगा मोदी जी। जहां अपने ऊपर कोई बात आ गई, पूरा का पूरा भाजपा सड़क पर आके नाचने लग जाएंगे। ये तरीका है? आप इसलिए देश में, सरकार में बैठे हैं आप लोग 10 साल के लिए, इसलिए बैठा है आपको सरकार में। मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीजें मुद्दों से भटकाने की है। मुद्दा क्या है? मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है पेपर लीक, मुद्दा है इस देश का युवा जिसके भविष्य को गर्त में डाल दिया, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है आर्थिक असमानता। 46 रुपए रोज पे 5% आबादी रह रही है, 2 बोतल पानी ना है। उन सब मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। पूरब पूछो तो पश्चिम भागेंगे, उत्तर पूछो तो दक्षिण भागेंगे। ये ध्यान भटकाऊ आंदोलन चलाती है बीजेपी। हम ध्यान भटकने नहीं देंगे। भटकाना है तो मुद्दों पर आना पड़ेगा, इसके अन्यथा ये कुछ नहीं है। और मेरा अपना मानना है, शहीद के परिवारों को, जिन लोगों ने इस देश के लिए, इस तिरंगे की मान के लिए अपना खून का बलिदान किया, अपनी जान का बलिदान किया, उनको आप क्या क्या कहते हैं? आप किस मुंह से आज आए हैं इधर उधर की बात करने? बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के बयान पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कल लालू प्रसाद यादव द्वारा एक बहुत ही निचले स्तर के शब्द का प्रयोग किया। लालू ने पीएम मोदी के परिवार के विषय में जो बात कही, जो बहुत ही दुखद और कष्टकारक है। पीएम के लिए पूरा देश ही उनका परिवार है। वह हर दिवाली जवानों के साथ मनाते हैं, या उनका परिवार है। पीएम ने खुद को देश के लिए समर्पित करने के लिए अपना परिवार छोड़कर उसी क्षण उन्होंने प्रतिज्ञा की, पूरा देश ही उनका परिवार है। मोदी जी के परिवार के विषय में यह बात कही तो मैं याद दिला देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए परिवार पूरा देश है। और यह बात आज की नहीं है बहनों भाइयों, हम सब लोग अपने परिवार के साथ होली दिवाली मनाते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 की पहली दीपावली प्रधानमंत्री जी ने कहां मनाई थी? सीमा पर सैनिकों के साथ। यह उनका परिवार था। और उससे लेके आज तक जितनी दीपावली पड़ी है, किसी न किसी सीमा की चौकी पर सुरक्षा बलों के साथ दीपावली मनाई है। यह है उनका परिवार। 15 अगस्त 2023 को, अभी पिछले 15 अगस्त को, लाल किले की प्राचीर से उन्होंने जो संबोधन किया, उन्होंने क्या कहा था? मेरे परिवारजनों। यह है मोदी जी का परिवार। तेलंगाना में पीएम मोदी ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिलाबाद में 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि तेलंगाना और केंद्र सरकार ने दोनों 10 साल पूरे कर लिए हैं। केंद्र नागरिकों को हर प्रकार संभव की सहायता प्रदान कर रही है।
आज आदिलाबाद की धरती तेलंगाना ही नहीं, पूरे देश के लिए कई विकास धाराओं की गवाह बन रही है। आज मैं आप सबके बीच 30 से ज्यादा विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास, इसका मुझे आज यहां अवसर मिला है। 56,000 करोड़ 56,000 करोड़ रुपीस, उससे भी ज्यादा ये प्रोजेक्ट तेलंगाना समेत देश के अनेक राज्यों में विकास का नया अध्याय लिखेंगे। दिल्ली विधानसभा में दिल्ली सरकार ने बजट पेश किया। बजट को पेश करते हुए दिल्ली सरकार की वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि पिछली सरकार 9 साल से सभी वर्गों के विकास के लिए बेहतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि साल 2021-22 में विशिष्ट उत्कृष्टता के 38 स्कूलों को लॉन्च किया गया है। इसी के साथ 3 नए विश्वविद्यालय लॉन्च किए गए। 2016 से 6 नए विश्वविद्यालय परिसर खोले गए हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली की हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए देने का भी बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी का कहना है कि एक नई क्रांतिकारी योजना लाई जा रही है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना है। इस योजना के तहत 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली के वित्त मंत्री आतिशी ने दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल सरकार का 10वां बजट पेश किया। दिल्ली के वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि आज मैं न सिर्फ केजरीवाल सरकार का 10वां बजट पेश कर रही हूं, बल्कि पिछले 10 सालों में दिल्ली की बदलती तस्वीर भी पेश करूंगी। आज गरीब परिवार के बच्चे भी ऊंचाइयां छू रहे हैं। अगर मैं शिम्पी और हिमांशु जैसे सभी बच्चों की कहानी बताना शुरू करूं तो मुझे लगता है कि आपको एक विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक साल यानी 2023-24 में दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले 2,121 बच्चों ने जेईई और नीट की परीक्षा की। अब गरीब का बच्चा गरीब नहीं रहेगा, वो डॉक्टर बनेगा, वो इंजीनियर बनेगा, वो अपना बिजनेस करेगा और मात्र एक पीढ़ी में अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल लेगा। अध्यक्ष महोदय, यही असली मायने में राम राज्य है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों को बिजली फ्री देती है, पानी फ्री देती है, बस यात्रा फ्री देती है, अच्छी शिक्षा फ्री देती है, स्वास्थ्य फ्री देती है, मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल में हर इलाज फ्री देती है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री देती है, फिर भी मुनाफे की सरकार चलाती है। हमने एक स्टडी करवाई थी हमारे प्लानिंग डिपार्टमेंट ने, तो उन्होंने दिल्ली के 3,500 परिवारों के साथ सर्वे किया। उस 3,500 परिवारों के सर्वे में ये निकल के आया कि तकरीबन उसमें से ऑलमोस्ट 100% परिवारों को कभी ना कभी दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी का फायदा हुआ है। चाहे वो 200 यूनिट फ्री हो, चाहे वो 400 यूनिट पे 50% की सब्सिडी हो। 75% लोगों को फ्री पानी का फायदा मिला है, हमारी स्टडी में निकल के आया। 65% लोगों ने फ्री ट्रीटमेंट या तो सरकारी अस्पताल में या मोहल्ला क्लिनिक में करवाया है। 58% परिवारों की महिलाएं दिल्ली सरकार की फ्री बस यात्रा की सुविधा लेती हैं और 44% परिवार दिल्ली सरकार के शानदार सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजकर अपना पैसा बचाते हैं। तो हर महीने हर परिवार का हजारों रुपए दिल्ली सरकार की पॉलिसीज की वजह से बचता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा। उन्हें अब पैसों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। 18 साल की आयु वाली सभी महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिया जाएगा। 18 साल से अधिक उम्र की महिलाएं जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, जिन्हें कोई पेंशन नहीं मिलती है और जो आयकर नहीं भरती है, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। महिलाओं को एक स्वयं घोषणा पत्र देना होगा। चुनाव के बाद प्रक्रिया शुरू होगी।
सरकारी नौकरी में नहीं होनी चाहिए और इनकम टैक्स पेयर नहीं होनी चाहिए। और इसको व्यवस्था को सिंपल करने के लिए हमने ये भी कर दिया भाई सेल्फ डिक्लेरेशन दे देना। आप बाद में रैंडम तौर पे कुछ की जांच होती रहेगी, लेकिन सेल्फ डिक्लेरेशन दे के आपको ये बेनिफिट शुरू हो जाएगा। तो इस साल अभी चुनाव के बाद जो है वो इसकी प्रक्रिया चालू होगी, फिर इसको हम कैबिनेट में लाके इसको सब करेंगे। तो मैं दिल्ली की महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इससे एक बहुत बड़ी बात होगी, दिल्ली की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा उछाल आएगा। हमेशा ये देखा गया है कि अगर संपत्ति या दौलत या पैसा कुछ चंद लोगों के हाथ में कंसंट्रेट हो जाए तो अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो जाता है। पिछले 75 साल में हमने देखा जितनी भी पार्टियों की सरकार आई उनकी एक ही थ्योरी थी, ट्रिकल डाउन थ्योरी, ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स। उनका ये होता था कि भाई 2-4 परिवारों को सारा पैसा दे दो देश का, वो फिर फैक्ट्री लगाएंगे, फैक्ट्री में सारे मजदूरी करेंगे और उससे देश की तरक्की होगी। उससे देश की तरक्की कभी नहीं होती। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 27 न्यूज़।